नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एम क्लासेस में मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चंडीगढ़ एएलएम के हमारे इस नए बैच की दूसरी क्लास में आज हम कुछ टॉपिकों का और अध्ययन करेंगे और बैच को आगे बढ़ाएंगे। और इस बैच के अंतर्गत आने वाली सभी टॉपिकों को आप ध्यान से पढ़िएगा, आराम से अपने रजिस्टर और पेन को निकाल लीजिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है इस बैच के अंदर। और इस बैच के अंदर जिन जिन चीजों का अपने अध्ययन करेंगे वो बेसिक है आपका, और उस बेसिक के अंतर्गत आपको सभी चीजें करवाई जाएंगी आराम से, प्यार से। जैसे हमने कल पढ़ा वैसे ही आज पढ़ेंगे। तो आराम से अपने कॉपी रजिस्टर पेन को निकाल लीजिएगा और फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो कल हमने जो टॉपिक हमारा समाप्त किया था, वो हमारा अंतिम टॉपिक जो था वो था आयन। क्या था? आयन। यानी कि हमने दो प्रकार के आयन देख लिए थे, एक धनायन और एक ऋणायन। और उसके बाद में हमने धारा के बारे में भी पढ़ लिया था कि धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आज हम चर्चा करेंगे उसी धारा से और बात करेंगे उसी धारा की दिशा की। तो आज का जो मेन टॉपिक है, तो हेडिंग लगा लो भी सभी, इसका नाम है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा चेंज करता हूं मैं, विद्युत धारा की दिशा व इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दिशा। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दिशा। अब बात बहुत लंबे समय की है, काफी पुरानी बात है कि धारा जो है वो हमें, यानी कि चल विद्युत जो है हमें वो अप्रोक्सीमेट मिल गई थी 1799 में, जब अल्सेंड्रो वोल्टा ने हमें बैटरी प्रदान की थी। तो 1799 के अंदर अप्रोक्सीमेट हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्राप्त हो चुकी थी। अब उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन मिला था वो मैंने कल बताया आपको 1799 में मिला, सॉरी 1897 में। इलेक्ट्रॉन हमें मिला 1897 के अंदर। 1897 में प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन, और 1799 में, यानी कि अप्रोक्सीमेट 100 साल पहले। कितने साल? 100 साल। 1799, 1897, लगभग 100 साल के डिफरेंस के बाद हमें इलेक्ट्रॉन मिला। और तब तक धारा चली रही थी, धारा का एक निश्चित दिशा थी, धारा चलती थी प्लस से माइनस की ओर। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और वैज्ञानिकों ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चलते हैं माइनस से प्लस की ओर, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर दो आपको डायरेक्शन नजर आ रही है। एक है ट्रेडिशनल करंट डायरेक्शन। ट्रेडिशनल मतलब जो पौराणिक है, जो पुरानी चली आ रही है, शुरुआत से चली आ रही है। 1799 के बाद में जब प्रयोग शुरू हुए, धारा के बारे में पता लगा, तो पता लगा कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है पॉजिटिव से, पॉजिटिव से किसकी ओर भी? नेगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई जो है वो प्रवाहित होती है प्लस से किसकी ओर? माइनस की ओर। ये था पौराणिक, यानी कि पुरानी धारा की दिशा 1799 से लेकर 1897 के बीच की। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं जिस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जिसके पास ऋणावेश होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं, जिसके पास धनावेश होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाएंगे? कम। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? अधिक। तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं अधिक से किसकी ओर? कमी की ओर। अधिक है माइनस वाले के पास, कम है प्लस वाले के पास। तो पुराणिक की बात यदि टाल दी जाए, आधुनिक की बात की जाए, तो आधुनिक समय में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका है नेगेटिव से किसकी ओर? पॉजिटिव की ओर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है वो होती है माइनस से किसकी ओर? प्लस की ओर। धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर। दो अवधारणाएं, दोनों की मिली नहीं। घर में दो मेंबर है, दोनों की आपस में बनती नहीं। एक कहता है मैं इधर जाऊंगा, एक कहता है मैं इधर जाऊंगा। अब दोनों जो है वो अपनी अपनी दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार वाले आके समझा रहे हैं कि भाई तू अपनी जगह रह ले, तू अपनी जगह रह ले। तो यही मतभेद वैज्ञानिकों में हुए और उन्होंने दो अवधारणाएं प्रदान कर दी। तो लिखिएगा रजिस्टर के अंदर कि पौराणिक अवधारणाओं के अनुसार या पुरानी अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा, पुरानी अवधारणा के अनुसार विद्युत धारा की दिशा धन वस्तु से ऋण वस्तु की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज होने के पश्चात, परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज होने के पश्चात यह पता चलता है कि, यह पता चला कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यह पता चला कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण वस्तु से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के पश्चात यह पता चला कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो ऋण वस्तु से, यानी कि नेगेटिव से किसकी ओर होता है? पॉजिटिव की ओर होता है। ठीक है ना? इसलिए आधुनिक समय में, इसलिए आधुनिक समय में इन दोनों ही अवधारणाओं को अपनाया गया है। इसलिए आधुनिक समय में इन दोनों ही अवधारणाओं को अपनाया गया है तथा विद्युत धारा की दिशा को, इस अवधारणा जो आधुनिक समय की है उसमें क्या कहते हैं कि विद्युत धारा की दिशा को क्या मान लिया? प्लस से माइनस की ओर। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मानी गई? प्लस से माइनस की ओर। तथा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दिशा माइनस से प्लस, सॉरी, धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर तथा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दिशा माइनस से
प्लस की ओर मानी जाती है। ऐसा माना गया है, कहीं पुख्ता नहीं है, किसी ने देखा, क्योंकि दिखते नहीं है, अभी दिखते नहीं है तो मान लिया भी, और इसी को मानकर वो कैलकुलेशन आज के टाइम में चल रही है। तो सिंपल से प्रश्न यहाँ पे दो तैयार होते हैं कि धारा चलती है तो उत्तर होगा प्लस से माइनस की ओर, और सिंपल सा प्रश्न ये तैयार होता है इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं माइनस से प्लस की ओर। ठीक है ना, धारा चलती है प्लस से, सॉरी माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन चलते हैं माइनस से प्लस की ओर। इतनी सी बात, दो प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आराम से तसल्ली से करना। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की जाए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। बस इतना सा ही हमारा टॉपिक था। चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसी धारा के बारे में कुछ और बातें करनी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी करंट के बारे में है, और वो क्या टॉपिक रहेगा, एक एम्पेयर की परिभाषा। कितने एम्पेयर की, एक एम्पेयर की। तो हेडिंग लगा लीजिए, एक एम्पेयर की मानक परिभाषा। कौन सी परिभाषा, मानक परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे एक एम्पेयर के बारे में। देखो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, कोई भी वस्तु यदि हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसका हमें इकाई मान पता होता है। कौन सा मान, इकाई। एक कितने की है, यदि आपको पता है कि 1 किलोग्राम आलू, ठीक है, कितने के हैं, तो आप 100 किलोग्राम आलूओं का रेट आराम से बता सकते हो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरल बनाया जाता है चीजों को। यदि आपको कहा जाए कि 395 ग्राम आलू 14 रुपए के है, तो बताओ 20 किलो कितने के आएंगे, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। निकाल तो देंगे अपने, लेकिन काफी समय लगेगा। अब दुकानदार के पास इतना समय थोड़ी है, इतना ही अगर समझदार होता तो वो दुकान थोड़ी आलू थोड़ी बेचता। तो ये चीज, तो चीजों को सरल बनाया गया और इकाई मान निकालेंगे। इसके मान निकाले गए इकाई। उसी प्रकार धारा 1 एम्पेयर भी होती है, 5 एम्पेयर भी है, 1 मिली एम्पेयर भी है, 50 मिली एम्पेयर भी होती है। लेकिन यदि हमें इकाई मान पता लग जाए तो हम अनंत मान की धारा का मान भी पता लगा सकते हैं। तो क्या है 1 एम्पेयर की मानक परिभाषा, तो हेडिंग लगा लो, 1 एम्पेयर की मानक परिभाषा। लिखो, यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में, यहां पर टाइम 0 सेकंड है लेकिन हम इसको कर लेंगे कितना, 1 सेकंड। यदि किसी बिंदु से कितनी देर में, 1 सेकंड समय में, यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.241 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं। यदि किसी बिंदु से कितनी देर में, मात्र केवल 1 सेकंड समय में 6.241 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि प्रवाहित हो जाएं, तो बहने वाली धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पीयर होगा। यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, अब मान लेते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन है और एक स्पेसिफाई पॉइंट मान लेते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, इस पॉइंट को यहां से क्रॉस करना है। ये यहां से पहुंच गया, यहां पर इस जगह आ गया, ठीक है, लेकिन एक नहीं आया, 1 सेकंड में एक नहीं आया, कितने आए, 6.241 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत है, ये अरबों खरबों से भी क्या है, ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है इलेक्ट्रॉनों की। जब धारा कितने एम्पेयर प्रवाहित होती है, 1 एम्पेयर। तो क्या है 1 एम्पेयर की मानक परिभाषा, लिख लीजिएगा कि यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में 6.241 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड समय के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं, तो उस बिंदु के अंदर से या उस चालक में से, उस पदार्थ में से बहने वाली धारा का मान कितने एम्पेयर होगा, 1 एम्पेयर होगा। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक स्पेसिफाई पॉइंट लो, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजार दो, समय आपको ध्यान रखना है, 1 सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएं, इतने, तो धारा का मान कितने एम्पेयर होगा, 1 एम्पेयर। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये चीजें नॉर्मल ही है, ये चीजें आप पढ़ते ही आ रहे हो। तो बेसिक के अंदर क्या है, एक बार ये शुरुआती दौर में आपको बताना जरूरी है, शायद आपकी याददाश्त भी वापस आ जाए इससे। याददाश्त जाने का मतलब ऐसे नहीं है कि गई हुई है, लेकिन ये चीजें आपने कभी किसी ना किसी जमाने में पढ़ी होगी, तो वो हल्की फुल्की यादें जो आपके दिमाग में है उसको पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि यही चीजें हमें आगे पढ़नी है। तो कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलते हैं आगे, लगाओ नेक्स्ट टॉपिक भी। अब इसी 1 एम्पेयर की मानक परिभाषा के बाद में हम 1 एम्पेयर की देखेंगे अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। कौन सी परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय। तो हेडिंग लगा लो अभी, 1 एम्पेयर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। 1 एम्पेयर की कौन सी, अंतरराष्ट्रीय। तो अब हम पढ़ेंगे एक इंटरनेशनल एम्पेयर। एक इंटरनेशनल, 1 इंटरनेशनल एम्पेयर की डेफिनेशन अब आपने देखनी है कि अंतरराष्ट्रीय एम्पेयर क्या होता है। वो था मानक एम्पेयर जो पूरी दुनिया में ऐसे ही प्रणाली ने में प्रदान किया, और ये इंटरनेशनल है भी, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। इसको बताने का तरीका है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। तो देखो क्या है डेफिनेशन, देखो, यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है वो है AgNO3। यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकंड समय तक धारा प्रवाहित कराने पर,
यदि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कितनी देर मात्र 1 सेकंड समय तक धारा प्रवाहित कराने पर, यदि कैथोड पर, यदि किस पर, कैथोड पर 0.001118 ग्राम, यदि कैथोड पर 0.001118 ग्राम चांदी एकत्रित हो जाए, क्या एकत्रित हो जाए, चांदी एकत्रित हो जाए, तो इस विलयन में से, इस घोल में से प्रवाहित धारा का मान 1 अंतरराष्ट्रीय एम्पेयर कहलाता है। तो इस विलयन में से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 अंतरराष्ट्रीय एम्पेयर होगा। अब अंतरराष्ट्रीय एम्पेयर की डेफिनेशन के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अंदर आप एक चांदी से बना हुआ एनोड लेते हैं और एक किसी एक धातु का कैथोड लेते हैं। कैथोड के रूप में यहाँ चम्मच लटकाया गया है, सुना होगा चांदी का चम्मच। तो चांदी का चम्मच जो है प्योर चांदी का नहीं होता, उसके ऊपर चांदी की क्या चढ़ी होती है, परत। अब यदि ये पेंट होती चांदी कोई तो हम ब्रश लेते और रगड़ देते, लेकिन ये पेंट नहीं है, मेटल है, तो एक मेटल पर दूसरी मेटल की परत चढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया करवाई जाती है, शायद आपको पता होगा क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें, ठीक है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ITI की ट्रेड भी है, 2 साल की, कर सकते हो आप इसमें भी। एक धातु पर दूसरी धातु की क्या चढ़ाना, परत चढ़ाना। इस परत चढ़ाने के लिए आपको एक तो वो धातु चाहिए जिसकी परत चढ़ानी है, एक वो धातु चाहिए जिस पर परत चढ़ानी है। तो जिस पर परत चढ़ानी है उसको यहां इस प्रक्रिया के अंदर कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैथोड। और जिसकी परत चढ़ानी होती है उसको इस प्रक्रिया में किस नाम से जाना जाता है, एनोड। नाम सुना है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर क्या पूरा का पूरा सोने का बना है, नहीं जी, उस पर सोने की क्या चढ़ी है, परत चढ़ी है। तो इतना बड़ा सोने का बनाना पॉसिबल नहीं है। तो चांदी का चम्मच लेके आ जाओगे तो प्योर चांदी नहीं, उसके ऊपर हल्की सी क्या चढ़ी होती है, परत। तो परत चढ़ाया, उससे अवधारणा ली गई हमें नहीं चांदी चुंदी पे परत चढ़ानी है, हमें तो समझना है एक अंतरराष्ट्रीय एम्पेयर को। तो देखते हैं। अब ये प्रक्रिया करने के लिए आपको एक सोर्स चाहिएगा जो आपके इस विलयन के अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करवाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखिए, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन आपके चल रहे हैं इस प्रकार से, तो जाहिर सी बात है धारा भी चल रही होगी। अब करना क्या है, तो एक सिल्वर नाइट्रेट का घोल लेना है, ठीक है ना, उसके अंदर एनोड और कैथोड लटका देने हैं, धारा प्रवाहित करवानी है 1 सेकंड समय तक, कैथोड पर चांदी की मात्रा देखनी है। यदि वो मात्रा 1 सेकंड में 0 पॉइंट, आंकड़ा याद रखना, 000118 ग्राम, यदि हमें चांदी मिलती है तो इस विलयन में से बहने वाली धारा का मान कितने एम्पेयर होगा भाई, तो इसके अंदर जाने वाली आई का मान 1 एम्पेयर होगा। लेकिन एक कौन सा, एक अंतरराष्ट्रीय एम्पेयर, 1 इंटरनेशनल एम्पेयर ये है। मैं जल्दी से फिर से दोहरा देता हूं। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 1 सेकंड समय तक धारा प्रवाहित कराने पर यदि कैथोड पर 0.001118 ग्राम चांदी प्राप्त होती है तो इस विलयन में से प्रवाहित धारा का मान 1 अंतरराष्ट्रीय एम्पेयर कहलाता है। तो यहां तक मेरे ख्याल से समस्या नहीं होनी चाहिए आपके। तो ये हमारा हो गया विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा जिसकी वजह से प्रवाहित होती है उसके बारे में तो पढ़ना जरूरी है ना। तो अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक लगेगा वो लगेगा विद्युत वाहक बल। तो हेडिंग लगा लीजिए आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कोई ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें हैं और आपने सभी ये पढ़ी भी है, बस रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, क्योंकि इतने कम समय में मैं आपको बेहतरीन तरीके से थ्योरी कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन जिन बच्चों को इन चीजों के बारे में पता है उनके लिए बहुत ही फास्ट रिवीजन की तरह होगा, ठीक है ना। लेकिन प्रयास करेंगे हम हर एक चीज को कवर करने की, क्योंकि टाइम पीरियड कम है। ALM की शायद तारीख बढ़ाकर 7 तारीख कर दी गई है फॉर्म की, तो 7 और 3 दिन अगर उसकी माने के फीस कटने के 3 दिन आगे, तो 10 तारीख तक फॉर्म फॉर्म आपके अप्लाई होंगे। और उसके बाद में महीना 1.5 महीने तक उसकी प्रोसेसिंग चल सकती है आगे, और लगभग मान के चलो अप्रैल के अंदर, मार्च लास्ट में या अप्रैल शुरुआत में आपका शायद एग्जाम हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम विद्युत वाहक बल, जिसको हम शॉर्ट में ही ज्यादा लिखते हैं, नाम है उसका EMF, और फुल फॉर्म सभी को पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या चीज है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके अंदर नाम छुपा हुआ है। ई से इलेक्ट्रॉन, एम से मोटिव, मोटिव मतलब उनको प्रेरित करना, मोटिवेशन जैसे आपको करते हैं, ठीक है। और वो मोटिव करने वाला, प्रेरित करने वाला फोर्स, एक ऐसा फोर्स, नाम से देखो क्या पता लगता है, एक ऐसा बल, एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों को मोटिव करेगा, प्रेरित करेगा, क्या करने के लिए, अपना मोशन, अपना गति दिखाने के लिए, चलने के लिए, ठीक है ना। तो लिखो क्या है विद्युत वाहक बल, तो लिखो वह बल, वह बल जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को, वह बल जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में गतिमान कराता है, वह बल जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों को कितनी दिशा में,
एक दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा फिक्स है माइनस से प्लस की ओर, तो वह बल जो इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में गतिमान करवाता है किस नाम से जाना जाता है अभी? विद्युत वाहक बल के नाम से। इसका जो प्रतीक है वो होता है ई। इसका प्रतीक ई है और इसका जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है उस मात्रक को हम बोलते हैं वोल्ट। सभी को पता है, प्रतीक हो जाएगा वोल्ट का वी, विद्युत वाहक बल का ई। तो लिखो आगे, यह विद्युत वाहक बल हमें एक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है। यह विद्युत वाहक बल हमें एक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है जिन्हें हम सेल, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि के नामों से जानते हैं। यह बल एक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है और उस ऊर्जा स्रोत को हम किस नाम से जानते हैं? सेल, बैटरी, जनरेटर और अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। तो ये सेल, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर आपके फ्यूचर के टॉपिक हैं जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे भी, अच्छी तरह पढ़ेंगे वो भी। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण किया गया है। सर्किट में एक युक्ति लगी है, उस युक्ति का नाम है लैंप। कुछ भी हो सकता है उसकी जगह। तो उसके बाद में यहां कुछ चीज लगाई गई है, ये चीज आपका वो ऊर्जा स्रोत है, एनर्जी सोर्स है। ये वो ऊर्जा स्रोत है जो क्या डेवलप करेगा अभी? विद्युत वाहक बल ई। यह बल केवल किस पर काम करता है? इलेक्ट्रॉनों पर। बल की प्रवृत्तियां कई है, कई तरह के बल होते हैं, ठीक है ना। तो हर बल हर चीज पर काम नहीं करता, तो इलेक्ट्रॉनों पर काम करवाने वाला, एक इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए, उनको गतिमान करने के लिए एक स्पेशल बल लगाया जाता है। उस स्पेशल बल का नाम ही क्या है? विद्युत वाहक बल। ये स्रोत हमारे पास लगा हुआ है, मान लेते हैं एक सेल है, ठीक है। इससे बल लगता है इलेक्ट्रॉनों पर, और इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही धक्का लगेगा तो इलेक्ट्रॉन जो सोर्स के अंदर मौजूद हैं वो सोर्स से निकल कर किस में आ जाएंगे? वो किस में आ जाएंगे? वो आपकी चालक तार के अंदर आएंगे। चालक तार के इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेंगे, वो इलेक्ट्रॉन धक्का लगता 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 लैंप में से गुजरेंगे, और लैंप में से जब गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपना पाथ क्या करेंगे? पूरा। आप डायरेक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, चित्र के अंदर ये जो तीर के निशान दे रखे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये किसकी दिशा है? धारा की। जबकि जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो देखो यहां से यहां तार में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं उसको मैं एक अलग कलर से प्रदर्शित कर देता हूं। ये रेड कलर वाले जो एरो के निशान है, ये है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको कह सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और चलते हैं किस वजह से? विद्युत वाहक बल से। विद्युत वाहक बल किससे मिलता है? सेल, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर से। इनको हम ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। विद्युत वाहक बल का प्रतीक ई और इसका मात्रक वोल्ट होता है। यदि यहां तक कोई समस्या नहीं है तो मेरे ख्याल से हम आगे चल सकते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले हमारे पास होनी चाहिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन। कितने वोल्ट की? 1 वोल्ट की। तो विद्युत वाहक बल तो मिल गया। अब विद्युत वाहक बल मिलने के बाद में 1 वोल्ट क्या चीज है? ठीक है ना। जैसे 1 एम्पेयर देखा, वैसे अब हम क्या देखेंगे? 1 वोल्ट का ईएमएफ। कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का। तो लिखो डेफिनेशन, 1 वोल्ट। देखो, विद्युत वाहक बल का वह मान, विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी चालक में से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवाकर, जो किसी चालक में से 1 एम्पेयर की, मात्र 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवाकर 1 वाट की शक्ति उत्पन्न करवा दे, क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी चालक पर, किसी मशीन पर, किसी उपकरण पर, या मुख्य रूप से आगे हम प्रतिरोध पढ़ेंगे तो उस पर। तो मैंने लगा दिया यहां पर, और एक सोर्स लेते हैं। ये हमारा सोर्स है। सोर्स से निकल रहा है ई, और ई कितना निकल रहा है अभी? 1 वोल्ट निकल रहा है। ये 1 वोल्ट कब निकलेगा? विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी चालक पर आरोपित किया, किसी प्रतिरोध पर आरोपित किया, तो कितने एम्पेयर की? 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवा दी, और शक्ति कितने वाट की उत्पन्न करवा दी? 1 वाट की। तो इस कंडीशन में सोर्स के ईएमएफ का मान कितने वोल्ट होगा? 1 वोल्ट होगा। तो विद्युत वाहक बल लगाया 1 वोल्ट का, धारा 1, और शक्ति कितनी उत्पन्न हुई? 1 वाट की। एक और डेफिनेशन हो सकती है कि विद्युत वाहक बल का वह मान जो किसी 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से, कितने ओम? 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करवा दे, वो भी क्या कहलाता है? 1 वोल्ट। तो कई तरह की डेफिनेशन इसकी तैयार की गई है। ये हमारा टॉपिक था ईएमएफ या विद्युत वाहक बल। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आवेश। क्या नाम है? आवेश या चार्ज। तो हेडिंग लगा लो भी, इसको हम जानते हैं चार्ज के नाम से। कल हमने पढ़ा था आयन व आयनीकरण, तो उसी से निकल के एक नाम आता है आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज।
तो क्या चीज है चार्ज या आवेश? सभी परिचित हैं। थेल्स ने दो वस्तुओं को आपस में क्या किया? घर्षण रथ। एक वस्तु धनावेशित हो गई, एक वस्तु ऋणावेशित होगी। अभी धन और ऋण आवेश ही आपका ये टॉपिक है। ठीक है, ये होता क्या है? उस जमाने में जब थेल्स प्रयोग कर रहा था, ये आवेश शब्द प्रचलन में नहीं था। फिर कोई बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का वैज्ञानिक आया, उसने इसको फ्लूइड कहा। क्या कहा? फ्लूइड। और टाइम बीता गया, फिर हमारी मुलाकात हुई किससे? गुलाम से। किससे? गुलाम से। और उसने इसको नाम दिया किसका? आवेश का या चार्ज का। तो क्या है आवेश? हेडिंग लगाइएगा। देखो, किसी वस्तु का वह स्तर, किसी वस्तु का वह स्तर जिससे उसके वैद्युतिक गुण का पता चलता है। किसी वस्तु का वह स्तर जिससे उसके वैद्युतिक गुण का या गुणों का पता चलता है, आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह स्तर जिससे उसके वैद्युतिक गुणों का पता चलता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। इसे किसी पदार्थ की विद्युत ग्राहिता, इसे किसी पदार्थ की विद्युत ग्राहिता भी कहते हैं। विद्युत ग्राहिता का मतलब विद्युत को ग्रहण करने की क्षमता। जैसे आपको ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, कितनी देर तक आप पढ़ सकते हो, ये आपके ज्ञान को ग्रहण करने की। उसी प्रकार किसी पदार्थ की विद्युत को ग्रहण करने की क्षमता उसकी विद्युत ग्राहिता या उसका आवेश या उसका चार्ज कहलाता है। तो लिखो, इसका प्रतीक होता है भी क्यू। इसका प्रतीक है क्यू। बड़े क्यू से भी लिखा जा सकता है या छोटे क्यू से भी लिखा जा सकता है, कोई मैटर नहीं है। कई जगह बड़ा है, कई जगह छोटा है। इसका प्रतीक क्यू है। वह इसका एस आई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को लिखा जाता है सी से। किससे लिखा जाता है? सी से। कई जगह इसका मात्रक है, वास्तव में जो उच्चारण में है वो होता है कुलम। क्या होता है? कुलम। प्रतीक इसका भी सी है, तो कुलाम कहते हैं हम लोग। तो नॉर्मल उच्चारण में आईटी वाले यही बोलते हैं इसको। और प्रतीक क्यू हो जाएगा आवेश का, मात्रक है कुलाम, कुलाम का प्रतीक सी हो जाएगा। तो ये था वैद्युतिक आवेश। लिखो आगे। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश, नंबर दो ऋणावेश। नंबर एक है धनावेश, नंबर एक ऋणावेश। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। हमने आयन पढ़ा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो ऋणायन बन गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धनायन बन गया। उसी प्रकार से हमारी चीजें, हमारी वस्तुएं आवेशित होती है। कोई पॉजिटिव चार्ज रखती है और कोई नेगेटिव चार्ज। सेम इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक तैयार होता है आवेश। लगाइए आवेश के बाद में नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, आवेश को एक फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। ये जो Q है, आवेश है, ये बराबर होता है I इंटू टी। तो Q इक्वल है किसके? I इंटू टी के। यानी कि यदि बात की जाए कि एक कुलाम का आवेश कितना है, अगर आपसे पूछ ले कि एक कुलाम आवेश कितना होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो यहां उसकी डेफिनेशन नजर आ रही है आपको। अब इसकी डेफिनेशन बनानी सीखो। देखो, यदि किसी चालक में से 1 एम्पेयर की धारा, कितने एम्पेयर की धारा? 1 एम्पेयर। ऊपर आई है, आई का मात्रक एम्पेयर। 1 एम्पेयर की धारा 1 सेकंड समय तक, कितनी देर तक? 1 सेकंड समय तक प्रवाहित होती है, तो उस पदार्थ पर उस वस्तु द्वारा ग्रहण किए गए आवेश का मान कितने गुलाम होगा? 1 गुलाम होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो Q बराबर I इंटू टी। 1 गुलाम की डेफिनेशन आपके सामने है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हेडिंग लगाइए विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। अब ये क्या चीज है अभी? नाम आपने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र, सुना है कि नहीं सुना? उसी प्रकार नाम सुना होगा विधानसभा क्षेत्र। तो क्षेत्र, एरिया, ठीक है ना। अब एक शेर है जंगल का राजा, उसका भी अपना एक क्या होता है? एरिया। उसके एरिया में कोई दूसरा उसको बर्दाश्त नहीं होता। एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक विधायक होता है, उसका एक निश्चित एरिया में प्रभाव होता है। एक चुंबक के चारों ओर उसका चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, उसके अंदर भी उसका प्रभाव पाया जाता है। तो ये वैद्युतिक क्षेत्र क्या चीज है? तो वैद्युतिक क्षेत्र भी वही क्षेत्र है जिसमें विद्युत का क्या पाया जाएगा? प्रभाव। एक ऐसा एरिया जिसमें आप फील कर सको किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को। उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रिक क्षेत्र बोलेंगे, वैद्युतिक क्षेत्र बोलेंगे। अब ये वैद्युतिक क्षेत्र है क्या? तो लिखो वैद्युतिक क्षेत्र भी। लिखो, किसी आवेशित कण या वस्तु के चारों ओर का वह स्थान, किसी आवेशित कण या वस्तु के चारों ओर का वह स्थान, किसी आवेशित कण या वस्तु के चारों ओर का वह स्थान
जहां यदि किसी अन्य आवेशित वस्तु को रखा जाए, जहां यदि किसी अन्य आवेशित वस्तु को रखा जाए तो उस पर हमें एक बल का अनुभव हो, तो हमें उस पर एक बल का अनुभव हो। तो किसी आवेशित वस्तु या कण, तो यहां पर एक डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा बाद में बताता हूं आपको, पहले जो लिखवाया है उसका चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास एक वस्तु है, कोई पदार्थ का टुकड़ा है, और मान लेते हैं ये धनावेशित है। कौन सा आवेश है इसके पास? पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई आवेशित वस्तु, और इसके चारों ओर एक एरिया क्रिएट होता है। इसके चारों ओर एक क्या बनता है? एक एरिया बनता है। इस एरिया के अंदर यदि मैं कोई और आवेश, मान लेते हैं एक और चार्ज है मेरे पास, ये रहा, और ये जो चार्ज है ये भी मान लेते हैं धनावेशी है। कौन सा है? धनावेश है। अब ये लो जी, तो हमारे पास एक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों ओर एक एरिया है जो इसका क्षेत्र है। ठीक है, मान लेते हैं ये विधायक है, ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इसकी चलती है, बाहर आते इसको कोई नहीं जानता है, लेकिन इसकी चलती नहीं है। ठीक है, अब इस आवेशित क्षेत्र के अंदर यदि मैं कोई यहां कोई आवेश घुमाऊं तो मेरे को कोई बल का अनुभव नहीं होगा। यदि ये चार्ज इसके आर बार इसके चारों तरफ यदि मैं घुमाता रहूं तो कोई बल का, लेकिन जैसे ही मैं इसको इस आवेशित क्षेत्र के अंदर लेके जाता हूं, एक आवेशित कण के चारों ओर के क्षेत्र में यदि मैं कोई अन्य आवेशित कण को लेके जाता हूं तो इस पर एक बल लगता है। इस पर क्या लगता है? बल। बल की दो प्रवृत्ति होती है। बल की कितनी प्रवृत्तियां हो सकती है? दो प्रवृत्ति। या तो बल हो सकता है आपका आकर्षण, और या बल हो सकता है आपका प्रतिकर्षण। बल की दो प्रवृत्तियां हैं, या तो आकर्षण और या प्रतिकर्षण। आकर्षण कब पाया जाएगा? जब आपके आवेश हों असमान, और प्रतिकर्षण कब पाया जाएगा? जब आपके आवेश क्या हो? समान हो। तो ये तो सुना ही होगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण। तो हमने क्या किया था, याद करो, हमने क्या किया था, एक आवेशित क्षेत्र के अंदर एक आवेश लेके गए। आवेशित क्षेत्र किसके द्वारा बनाया गया? धनावेश के द्वारा, और हम उसके नजदीक धनावेशी लेके जा रहे हैं। जैसे ही हम इसके नीचे लेके गए, यहां से उठाकर जैसे इसके अंदर लेके गए, इस पर एक बल लगा और इसने इसको दूर धकेल दिया कि चल बाहर। जैसे अंदर लेके गए, बल अनुभव हुआ, ये कहां आ गया? बाहर। यहां पर रखा, कोई बल अनुभव नहीं हुआ, यहां रखा, कोई बल अनुभव नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसकी रेंज में आए, इस पर एक बल का अनुभव होना शुरू हो गया। तो जिस एरिया के अंदर इस अन्य वस्तु पर, इस अन्य आवेश पर बल अनुभव होना शुरू हुआ, वो एरिया इसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो बाउंड्री नजर आ रही है, ये आपका इस आवेश का क्या हो गया? वैद्युतिक क्षेत्र, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो ये चित्र आप लोग जरूर बनाइएगा डेफिनेशन में। तो दोबारा मैं परिभाषा बोल देता हूं, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह स्थान जहां यदि किसी अन्य आवेशित कण को ले जाया जाए तो उस पर एक बल का अनुभव हो, तो वो क्षेत्र उस आवेशित कण का वैद्युतिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युतिक क्षेत्र। लिखो, वैद्युतिक क्षेत्र का प्रतीक ई। वैद्युतिक क्षेत्र का प्रतीक होता है ई। इसका जो प्रतीक है वो क्या होता है? ई होता है। वह इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति गुलाम होता है। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति गुलाम, और ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू। ई बराबर है एफ बटा में क्यू। एफ यानी कि जो फोर्स डेवलप हुआ है वो किसमें होगा? फोर्स वो न्यूटन में, और क्यू यानी कि वो इस पदार्थ का, इस कण का आवेश का मान। तो इन दोनों चीजों का अनुपात इलेक्ट्रिक फील्ड के तुल्य आएगा। तो वैद्युतिक क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? आवेश से। आ जाओ इधर, अब इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी भी। अब वैद्युतिक क्षेत्र का निर्माण आवेश से हो गया, लेकिन ये आवेश ऐसा करता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है? तो ध्यान से देखना, जितने भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आवेशित कण है, उसके अंदर से एक चीज निकलती है, दिखाई नहीं देती, जिस प्रकार चुंबक से भी निकलती है वो। हम बात अभी विद्युत की कर रहे हैं। तो किसी आवेशित कण के अंदर से कुछ चीज निकलती है, उसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वैद्युतिक बल रेखाएं। ये वैद्युतिक बल रेखाएं है ना, इनके खास गुण हैं कुछ, तो मैं कुछ सुना देता हूं जल्दी से आपको। पॉजिटिव चार्ज के अंदर से ये वैद्युतिक बल रेखाएं बाहर निकलती। यदि कोई चार्ज पॉजिटिव है तो बल रेखाएं उससे क्या निकलेगी? बाहर निकलेंगी। और कोई नेगेटिव चार्ज यदि है तो उसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेगी। इसको देखो आप,
पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं, ये जो लाइनें नजर आ रही है ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? बाहर निकलती है, और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाने का क्या करती है? प्रयास करती है। तो अब हुआ क्या था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देख रहे थे तब ऐसा क्या हुआ कि इस पर बल धकेलने वाला लगा। तो ध्यान से देखो, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जो बल रेखाएं निकल रही है वो बाहर निकल रही है, यूं ये धकेल रहा है, इस प्रकार से बल रेखाओं को अपने चारों तरफ बाहर भेज रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास, इसके द्वारा निकलने वाला भी रेखाएं जो थी वो इस प्रकार से क्या निकल रही थी? बाहर ही निकल रही थी, क्योंकि चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। अब जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु को, ठीक है, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके गया, तो ध्यान से देखो ये वाला जो निशान है इसका, थोड़ा साइड में लाके इसको पूरा कंप्लीट बना लेते हैं, क्योंकि वहां से गड़बड़ हो रही है थोड़ी, इसको हटा देते हैं। ये लो, अब जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज लेके गया उससे बल रेखाएं बाहर, ये भी चार्ज हमारा पॉजिटिव, इसकी बल रेखाएं भी बाहर निकल रही है, और दोनों के तीर के निशान देखे जाएं, जैसे ही अंदर प्रवेश करवाया एक दूसरे का क्या करेंगे? विरोध करेंगे, धकेलेंगे। इसने इसको धकेला, इसने इसको धकेला, जिसके पास बल ज्यादा वो दूसरे को धकेल के बाहर मारेगा। चला दिया, इसका क्षेत्र ज्यादा मजबूत तो इसको धकेल देगा, उसका क्षेत्र ज्यादा तो उसको धकेल देगा। ये खेल है सारा का सारा। अगर इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव चार्ज होता, यदि इन दोनों में से कोई एक भी क्या होता? नेगेटिव होता, मान लेते हैं, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमें तो मिटो कर दोबारा लाना है। तो यहां पर यदि मैं चार्ज दे दूं इस पे नेगेटिव, कौन सा चार्ज दे दूं? नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसकी ये थोड़ी रहेगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। तो वो डायरेक्शन भी हम थोड़ी चेंज कर देते हैं। अब की बार जो लाइन ऑफ फोर्स लाइनें जा रही हैं उनकी डायरेक्शन जो आपकी होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी भी। अब की बार लाइनें कहां आने का प्रयास करेगी? नेगेटिव के अंदर की ओर। ये लो जी, अंदर की ओर आने का प्रयास करेंगी। अब यदि मैं इस चार्ज को उठाकर इस वैद्युतिक क्षेत्र के अंदर लेके जाऊं, तो ध्यान से देखो, इससे एक रेखा बाहर निकल रही है, और ये कहता है कि रेखा भाई मेरे अंदर आ जा। तो यहां से रेखा बाहर निकली, इसके अंदर चली गई, इसने इसको अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया, और दोनों एक दूसरे के अंदर समाहित हो गए। कौन सा बल? आकर्षण। पहले क्या था? प्रतिकर्षण। छोटी सी बातें, आसानी से सिंपल उदाहरणों से आप समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आवेश के बारे में, वैद्युतिक क्षेत्र के बारे में। वैद्युतिक क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? किसी चार्ज पार्टिकल से। चार्ज पार्टिकल क्या है? एक ऐसा कण जिससे वैद्युतिक गुण समझे जा सकते हो। ठीक है ना, ये चीज है। लिखो नेक्स्ट टॉपिक आपका विभवांतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम ने भी यही हमें बताया था। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विभवांतर। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका उसका नाम लिखेंगे विभवांतर। विभवांतर में दो शब्द छुपे हुए हैं, विभव अंतर, विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, पीडीवी शॉर्ट में लिखा जाता है। अब ये विभवांतर है क्या? तो ध्यान से पहले इन चारों डायग्रामों को देखो। पहले तो सिंपल उदाहरण नॉर्मल जीवन के लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक दो पानी के टैंक हैं। इस डायग्राम में दो पानी के टैंक है, एक में पानी ज्यादा भरा है, एक में पानी कम भरा है। अब क्या है कि विभवांतर एक तरह से दाब को प्रदर्शित करता है। दाब मतलब प्रेशर को। किसको? प्रेशर को। अब जिस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, वहां से कोई चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया के अंदर जाएगी। कोई भी वस्तु है, कोई पदार्थ है, वो सदैव हाई प्रेशर एरिया से किसकी ओर जाता है? लो प्रेशर। अब ध्यान से देखो, इस टंकी में पानी ज्यादा, दोनों टंकी आपस में जुड़ी हुई है, दोनों की हाइट बराबर है, सब कुछ बराबर है। अब दोनों टंकियों में से एक में पानी ज्यादा और दूसरे में पानी क्या है? कम। तो इसका प्रेशर हाई है, इसका प्रेशर क्या है? लो है। अब ये पानी जो है वो हाई प्रेशर से किसकी ओर जाएगा? लो प्रेशर की ओर। ठीक है, यहाँ पे एक टंकी दे रखी है, मान लेते हैं एक टंकी है जो छत पे रखी है। कहाँ रखी है? छत पे। उसके अंदर पानी भरा है, वो छत वाली टंकी का पानी आराम से बाहर एक नल से आ सकता है, क्योंकि टंकी ऊपर रखी है, हाई पोटेंशियल पर है, नल का है नीचे है। क्या ऐसा हो सकता है टंकी नीचे और नल ऊपर हो और बिना किसी और फोर्स के आप उस नल से पानी ले लो? अगर यहाँ एक टूंटी लगा दें इससे निकाल के, यूं बिना किसी मोटर मोटर के पानी निकल जाएगा क्या? नहीं। तो जब जल का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है, तो सेम हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जल प्रवाह की तरह चलती है। विद्युत धारा भी सेम उसी तरीके से चलती है जिस तरीके से आपकी जल धारा चलती है। तो जल धारा भी चलती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है ना, हाई से लो की ओर। तो उसी प्रकार एक चीज निर्मित होती है, उसको विभवांतर कहते हैं, और इसी में ओम का नियम समाहित है। यहां पर टंकी में भरा हुआ जल एक दबाव लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है पानी पर, वो पोटेंशियल है आपका, वो विभव है जो इस पानी को धकेल रहा है। फिर टूंटी के आगे हमने वाल्व लगा रखा है, जहां से नल खुला करते हैं वहां टूंटी लगा रखी है, वो रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस है, पानी को आने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। यदि रेजिस्टेंस कम कर देंगे
ठीक है ना, तो पानी बहुत ज्यादा आएगा, टूटी यानी कि पूरी खोल दी। और यदि रेजिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, थोड़ा सा नल खोलेंगे, रेजिस्टेंस का मान ज्यादा रख दिया, पानी थोड़ा थोड़ा आएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो पानी बूंद बूंद आएगा। रेजिस्टेंस यदि फुल कर दें तो पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। सेम करंट का भी यही खेल है। यदि किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का मान हाई होगा, पोटेंशियल का मान नॉर्मल लेवल रखे, तो उसके अंदर से करंट का प्रवाह होना संभव नहीं है। यदि हम रेजिस्टेंस थोड़ा कम करते हैं, थोड़ी करंट बहने लगेगी, रेजिस्टेंस और कम किया, करंट और बहने लगी, रेजिस्टेंस और कम किया, करंट और बहने लगी। तो ये सारा खेल इन्हीं चीजों का है, तीन चीजों का खेल है, वी आई और आर। फिलहाल हम देख रहे हैं वी को। क्या है विभवांतर? तो लिखो, किसी वैद्युतिक परिपथ में, किसी वैद्युतिक परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत दाब का अंतर, किसी वैद्युतिक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत दाब का अंतर विभवांतर कहलाता है। किसी वैद्युतिक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत दाब का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका प्रतीक V और मात्रक वोल्ट होता है। इसका प्रतीक है V और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और वोल्ट का प्रतीक भी V ही है। ठीक है ना। अब एक महत्वपूर्ण लाइन लिख लीजिएगा नोट लगाकर। किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह, किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से, उच्च विभव से यानी कि हायर पोटेंशियल से निम्न विभव की ओर यानी कि लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। किसी वैद्युतिक परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर होता है, हाई से लो की ओर होता है। और हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड में जो पॉजिटिव सिरा किसी का टर्मिनल है, किसी चीज का टर्मिनल यदि पॉजिटिव माना गया, उसको हमेशा हाई पोटेंशियल कहा जाता है, और जिसका सिरा नेगेटिव है उसको हमेशा लो पोटेंशियल कहा जाता है। एक का विभव ज्यादा, एक का विभव कम, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह, करंट का प्रवाह होता है हाई पोटेंशियल से किसकी ओर? लो पोटेंशियल की ओर। जिस प्रकार यहाँ इस टंकी में पानी ज्यादा, तो पानी ज्यादा टंकी से कम टंकी की ओर जा सकता है, लेकिन इससे इसकी ओर नहीं आ सकता। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। सेम ये डायग्राम भी यही बता रहा है। ये डायग्राम बता रहा है कि धारा जो चलती है वो चलती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह है, देखो धारा प्लस दिखा रहा है ना, ये तो धारा चलती है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर कौन जाएंगे? आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे। दोनों विपरीत है तो विपरीत हम कह सकते हैं। तो ये था एक टॉपिक जिसका नाम था विभवांतर। क्या था? विभव का अंतर, विभवांतर। दो परिपथ के अंदर बिंदु लेने हैं, उनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपका विभवांतर होगा। हायर पोटेंशियल किसको माना जाता है? धन को। और लोअर पोटेंशियल किसको माना जाता है? ऋण को माना जाता है ना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक छोटी सी बात और बताता हूं इसके अंदर मैं आपको। मेरे पास एक है प्लस 5 वोल्ट, और एक और है मेरे पास प्लस की 5 वोल्ट। इनमें से हायर पोटेंशियल कौन सा है? ये +5 वोल्ट या ये +5 वोल्ट? तो आप कहोगे जी दोनों सेम पोटेंशियल है। दोनों क्या है? सेम है, ना कोई हायर है ना कोई लोअर है। यदि मैं ऐसे कहूं कि ये प्लस का 5 वोल्ट है और ये माइनस का 5 वोल्ट है, तो इसमें से हायर पोटेंशियल कौन सा है? 5 वोल्ट हायर पोटेंशियल है, ये माइनस का 5 वोल्ट लोअर पोटेंशियल है। ठीक है ना। अब यदि मैं कह दूं कि ये है प्लस का 15 वोल्ट और ये है प्लस का 5 वोल्ट, प्लस का 5 प्लस का 15, इनमें से हायर पोटेंशियल कौन सा है? तो वैल्यू देखो, ये 15 है, ये कितना है? 5 है, दोनों सेम पोटेंशियल के, लेकिन ये हायर पोटेंशियल 15 है, इसका इसका मान कितना? 5। इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें 100 लीटर, इसमें 50 लीटर। अल्लो जी, जिसके पास ज्यादा वो हाई पोटेंशियल, दोनों है तो पानी, थोड़ी देर बाद पानी उसमें चला जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी करंट का प्रवाह केवल प्लस माइनस का खेल नहीं है, पोटेंशियल का खेल है। ठीक है। यदि किसी के पास दो, हमारे पास टर्मिनल है, इसके बीच में हम कोई रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस प्रकार से, यदि इन दोनों वोल्टेज के बीच में हम एक प्रतिरोध को आरोपित कर दें, ये लगा दिया मैंने, एक को +5 वोल्ट दिया है, दूसरे को प्लस की 15 वोल्ट दी है, तो लगेगा कि दोनों तरफ प्लस है, धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल धारा प्रवाहित हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि इधर है 15 वोल्ट का हायर पोटेंशियल, इधर है लोअर पोटेंशियल, यानी कि ये तो ज्यादा हो गया, ये इससे कम पड़ गया, ये अपने आप ही नेगेटिव हो गया उसकी तुलना में। तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर माना जाता है। इस प्रकार से कैलकुलेशन आपकी चलती रहती है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसका नाम था विभव, सॉरी विभवांतर, पोटेंशियल। ठीक है ना।
अब विभवांतर और ईएमएफ, विभवांतर और ईएमएफ यानी कि वी और जो ई है उसको कई बार आप लोग एक मान लेते हो। यह है विभवांतर जिसका प्रतीक वी है, ये है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको एक मान लेते हो, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। ओम का नियम इस बात को कहता है कि यदि किसी परिपथ के अंदर आई का मान 0 हो जाए, यदि किसी परिपथ के अंदर आई का मान 0 हो जाए तो इस विभवांतर वी का मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि ओम ने कहा था वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। यदि किसी परिपथ में आई 0 तो उस परिपथ का विभवांतर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लेकिन ईएमएफ ये जो है ये 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये इनमें डिफरेंस है ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेबल है करंट पर, करंट 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर भी 0 हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की भांति करंट पर डिपेंडेबल नहीं होता। ये खाली सॉकेट है आपके घर में जिसपे हम उपकरण जोड़ते हैं, उसके साइड में लगे बटन को यदि ऑन कर दें, सॉकेट में कोई लोड नहीं लगा, तो इसका मतलब सॉकेट में करंट कितनी है, 0। इस समय सॉकेट पर पोटेंशियल यानी कि विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट नहीं है। लेकिन उसके ऊपर एक वोल्टेज उपलब्ध है, वो वोल्टेज उसका ईएमएफ है ना। ये आगे जब सर्किट थ्योरी करवाऊंगा मैं आपको तब इन चीजों के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध क्या चीज है, क्या चीज है प्रतिरोध? तो यहाँ एक फनी सा डायग्राम, फनी सा चित्र आपके लिए कार्टून के रूप में मैं लेके आया हूं। तो यहाँ आसानी से समझते हैं इन तीन चीजों को भी। तो इस डायग्राम में एक रास्ता है, उस रास्ते के अंदर से ये एम्पेयर यानी कि धारा जाने की क्या कर रही है, प्रयास। और धारा को जाने के लिए धक्का कौन मार रहा है, धक्का मार रहा है वोल्ट। अब ये वोल्ट कौन है, ये वोल्ट आपका ईएमएफ है। ये वोल्ट आपका V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है जिसको वोल्ट में नापते हैं। तो ये प्रेरित कर रहा है कि चल भाई धारा चल, तो निकल इसके अंदर से। लेकिन एक चीज है उसी का क्या, प्रतिरोध जो खींच रहा है, भाई मैं जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ओम जी टोपी लगा के खड़े हैं, इधर से वोल्ट भाई साहब धक्का मार रहे हैं और एम्पेयर जी फंस गया। ठीक है ना, फंस क्यों गया? क्योंकि इसने रस्सी से बांध के उस रास्ते को और भी क्या कर दिया, संकरा कर दिया, गांठ लगा दी। अभी यहां से जाने में मुश्किल हो रही है, क्यों? प्रतिरोध बहुत ही क्या हो गया, ज्यादा। तो प्रतिरोध ज्यादा, धारा बहुत ही क्या जा रही है, कम। पीछे से धक्का लगे जा रहा है लेकिन धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही। तो प्रतिरोध क्या चीज है, तो लिखिएगा, बहुत ही आसान चीज है, लिखो। किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण, किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो पदार्थ में धारा प्रवाह का विरोध करे, जो पदार्थ में धारा के प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है। किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, क्या कहलाता है, विरोध कहलाता है। इसका प्रतीक होता है आर और इसका SI मात्रक है ओम। वैसे ओम नहीं है, अहोम है के पैरों में मैं लगता है। इसका प्रतीक है प्रतिरोध का आर, इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, मात्रक इसका ओम हो जाएगा। और ओम का प्रतीक होता है ये, इसको बोलते हैं ओमेगा। प्रतिरोध का प्रतीक आर, इसका मात्रक ओम, ओम का प्रतीक ओमेगा। प्रतिरोध स्वाभाविक गुण है, गुण क्या है जी, धारा को बहने से रोकना। जिन पदार्थों का प्रतिरोध ज्यादा होता है उसको हम अचालक कहते हैं, जिनका कम होता है उसको हम चालक कहते हैं। ये टॉपिक अभी अपने आगे आएंगे। अब जब प्रतिरोध हो गया, मात्रक हो गया, तो हमें देखना पड़ेगा एक ओम, हमने एक वोल्ट देखा, एक एम्पियर देखा, अब क्या देखेंगे, एक ओम देखेंगे। क्या होता है एक ओम, तो ध्यान से सुनो, लिखो। एक अंतरराष्ट्रीय ओम, एक ओम तो नॉर्मल डेफिनेशन है, वो तो मैं वोल्ट और एम्पियर से करा दूंगा। पहले पढ़ेंगे हम कौन सा, एक अंतरराष्ट्रीय, वन इंटरनेशनल ओम। तो लिखो पारे के, किसके, पारे के। पारा यानी कि मरकरी, एक धातु, और धातु होते हुए भी इसको धातुओं में अपवाद कहा गया है। अपवाद क्यों कहा गया है? बाकी जितनी भी धातु है, सोना चांदी है, ये तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सब पाई जाती है ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस। और पारा जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर पाया जाता है, लिक्विड में। ठीक है ना, तो मरकरी लिक्विड फॉर्मेट में पाई जाती है तो अपवाद कह देते हैं, लेकिन ठीक है, हमें अपवाद से क्या लेना। तो यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय ओम का डेफिनेशन किस प्रकार से दिया गया, उसका डायग्राम बनाया गया, तो आप लिख लीजिएगा। लिखो, पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबे, पारे के 106.3, यहां पर शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं दोबारा लिख देता हूं। इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो है 106.3 सेंटीमीटर।
पारा का बना हुआ ये पूरे का पूरा, पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबे स्तंभ, स्तंभ जिसको हम पिलर या पोल भी कह सकते हैं, या कॉलम, एक और नाम दे सकते हैं इसको, कई किताबों में लिखा हुआ है। पारे के 106.3 सेंटीमीटर लंबे कॉलम, ठीक है, जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जिसका द्रव्यमान कितने तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 14.4521 ग्राम हो, जिसका द्रव्यमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, शायद ये भी नजर ना आए तो मैं लिख देता हूं 14.4521 ग्राम हो, के सिरों पर, के सिरों पर यदि 1 वोल्ट वोल्टा वाला स्टैंडर्ड सेल जोड़ दिया जाए, 1 वोल्ट वोल्टा वाला कौन सा सेल, स्टैंडर्ड सेल, जिसकी वोल्टेज एक ही है, स्टैंडर्ड सेल है, मानक सेल जोड़ दिया जाए, ऐसा हम कह सकते हैं, जो हमेशा वोल्टेज फिक्स देगा चाहे बाहर हो चाहे ना, उस सेल को स्टैंडर्ड कहते हैं। 1 वोल्ट की वोल्टा वाला कौन सा सेल जोड़ दिया जाए, स्टैंडर्ड सेल जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इस कॉलम का प्रतिरोध, तो इस कॉलम का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाएगा। 1 इंटरनेशनल ओम की डेफिनेशन में पारे का एक स्तंभ लिया गया जिसकी लंबाई 106.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसको रखा गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, जब इस समय द्रव्यमान देखा तो 14.4521 ग्राम था, 1 वोल्ट का स्टैंडर्ड सेल आरोपित किया, इसमें से करंट गई, इस समय जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1 ओम, लेकिन उस 1 ओम को 1 ओम न कह के कौन सा ओम बोलते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय ओम कहते हैं। तो ये थी एक अंतरराष्ट्रीय ओम की, ये डायग्राम आपने बनाना है। प्रश्न क्या है, कॉलम की लेंथ, कितना टेम्परेचर और कितना द्रव्यमान, मेन ये 3 चीजें हैं, इनको याद रखना। और फिर मैंने कहा था वो मैं डेफिनेशन 1 ओम की जो सरल वाली है वो कैसे भी बता सकते हैं, तो हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये देखते हैं। ये लो जी, एक रेजिस्टेंस लिया, इसमें से क्या प्रवाहित करवा दी, धारा, और यदि इसके सिरों पर उत्पन्न या लगाया गया विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो और इस वजह से इसके अंदर से 1 एम्पेयर की धारा चली जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम। तो कह सकते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध वो है जिसके सिरों पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाने पर उसमें से 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो जाए तो उस प्रतिरोध को हम कितने ओम कहते हैं, 1 ओम। ये सिंपल सी डेफिनेशन है 1 ओम की, लेकिन मेन ये अंतरराष्ट्रीय ओम वाली आपको याद होनी चाहिए। टेक्निकल एग्जाम के अंदर जो आपके क्वेश्चन है वो सिंपल वे में जैसा किताबों में लिखा है वैसा नहीं आता। देखो ये टाइम आपने शायद आप जब जिस दौर में पढ़ाई की है तो आपके टाइम में शायद हो सकता है 5th क्लास भी बोर्ड की हो, 8th क्लास भी बोर्ड की हो, 10th क्लास भी बोर्ड। अब ये बोर्ड शब्द से बच्चे डर जाते हैं। अब बोर्डिंग शब्द या बोर्ड शब्द है क्या, बोर्ड शब्द क्या करता है कि जो नॉर्मल वे आपका चलता आ रहा है किताबों से कि हर किताब पढ़ ली, टॉपिक खत्म हुआ, उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, वो लोग वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देते थे, ये नॉर्मल स्कूलों के अंदर चलता है। अब बोर्ड ने क्या किया कि किताब के लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं दिए, कहां से दिए, बीच में से देने लग गए, उसको बोर्ड कह दिया और एक संस्था ने पूरे को कवर कर दिया। तो सेम वही आज के टाइम में जो एग्जामिनेशन आपके कंपटीशन लेवल के हो रहे हैं, कंपटीशन के लेवल के आपके जो एग्जाम है वो भी बोर्ड करवा रही है। कौन सी बोर्ड करवा रही है भी, जिसके अंदर आपने फॉर्म भरा। अब आप चंडीगढ़ एएलएम की तैयारी कर रहे हो तो आपका पेपर चंडीगढ़ एएलएम वाले तैयार करेंगे। ऑनलाइन यदि आपका एग्जाम होगा तो वो ऑनलाइन वाली संस्था को दे देंगे, ठीक है ना, किसी को हायर कर लेंगे, बनाओ पेपर, वो पेपर उनके लिए बना देंगे, बदले में पैसे ले लेंगे उनसे, तो ये चलेगा। तो कोई ना कोई आपका काम करके दे रहा है उनको, कोई ना कोई काम कर रहा है, पेपर बना रहा है। और वो जो पेपर बनाने वाले हैं वो सीधे की सीधे किताब में से वैसे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, सभी को पता है, ये तो आ भी नहीं रहे। तो कुछ प्रश्न मानते हैं कि यदि आपका पेपर एएलएम का 100 क्वेश्चन का है, 100 प्रश्न आपके आते हैं, क्वेश्चन यदि 100 आते हैं तो इसके अंदर से मान लेते हैं कि 40 के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो लास्ट में से उठा देगा, बिल्कुल वैसे के वैसे दे देगा जैसे आपके किताब के अंदर, बुक के अंदर दिए हुए हैं। लेकिन बाकी बचे हुए 60 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएगा। अब वो लॉजिक कहां से लगेंगे, ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं यहां से लगेंगे, ठीक है। तो रट्टा मत लगाइएगा क्वेश्चन का, ठीक है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन की बुक वगैरह लेके आते हैं ये आपका पैटर्न समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन रट्टा लगाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप रट लोगे, 1000 क्वेश्चन है कितने रट लोगे, और एक प्रश्न में एक अक्षर इधर उधर कर दिया, ठीक है ना, तो आपका जो सारा रटा रटाया काम है वो फेल हो जाएगा। तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, ना कि रटने का। तो चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्रतिरोध के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चालकता, जो प्रतिरोध का विलोम है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे
चालकता, इसको इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं भी। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिखो चालकता क्या है। लिखो किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिससे पदार्थ स्वयं में से प्रवाहित धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करे। किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिससे पदार्थ स्वयं में से प्रवाहित धारा के मार्ग में क्या प्रदान करे, सुगमता प्रदान करे, चालकता कहलाती है। इसका प्रतीक है जी। चालकता का प्रतीक क्या है, जी। और इसका मात्रक, इसके मात्रक में कई चीजें लिखी जाती है। इसका मात्रक एक तो बोलते हैं महो, ओम मोहु, ठीक है ना। एक इसका मात्रक आता है साइमन, और या एक जगह लिखा हुआ है सीमेंस, ठीक है ना। तो महो या साइमन या सीमेंस कह सकते हैं। साइमन या सीमेंस पूछ ले तो इसका प्रतीक हो जाएगा एस, और महो का प्रतीक पूछ ले तो ये हो जाएगा। अब कई कहते हैं जी उल्टा ओम, ओम थोड़ी, ओम का लाता थोड़ी चकेड़ी है, ओम के पैर थोड़ी ऊपर है, ठीक है ना। ये ओमेगा, उल्टा ओमेगा। चालकता प्रतीक जी, मात्रक महो, प्रतीक उल्टा ओमेगा, या साइमन या सीमेंस कह सकते हो। अप्रोक्सीमेट आपके आईटी की बुक में साइमन है तो साइमन याद कर लो, प्रतीक इसका एस हो जाएगा। अब यहां पर एक फॉर्मूला तैयार होता है कि जो जी है ये विलोम है किसका भी, रेजिस्टेंस का। तो लिखते हैं जी बराबर 1 में आर, या हम आर के बारे में लिखे तो आर विलोम है किसका, जी का। तो आर बराबर हो सकता है 1 में जी। छोटे से प्रश्न यहां से भी तैयार होंगे। दोनों में से किसी एक का मान दिया होगा, दूसरे का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका टॉपिक चालकता। प्रतिरोध जहां धारा को रोकता है, चालकता वहीं धारा को जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के छोटे मोटे टॉपिक थे जिनका हमने अध्ययन कर लिया। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा विद्युत के इतिहास के बारे में कि कहां कहां किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या किया, ठीक है ना। उस प्रकार हमें 2 प्रकार की विद्युत से परिचय मिला, एक स्थिर विद्युत और एक चल विद्युत। ऐसे करके हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संरचना का अध्ययन किया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाया, हमने चार्ज देखा, हमने आवेश देखा, वैद्युतिक क्षेत्र देखा, विभव देखा, विभवांतर देखा, ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हमने आज पढ़ी है, ठीक है। अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं और थ्योरी की ओर डीपली, क्योंकि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लगाइए आज का नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत धारा की किस्में। हेडिंग लगाइए भी, विद्युत धारा की किस्में या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की किस्में सभी को पता है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो लिखो धारा 2 प्रकार की होती है, धारा 2 प्रकार की होती है। एक है डीसी, दूसरी है एसी। एक धारा है डीसी, दूसरी धारा है एसी। नंबर 1 लगा लो, डीसी धारा। डीसी यानी कि हिंदी में दिष्ट धारा, इंग्लिश में डायरेक्ट करंट। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, या हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती। एक है डायरेक्ट करंट दिस धारा, एक है अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। तो लिखो नंबर 1 डीसी धारा। लिखो वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ नियत रहता है। वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ नियत रहता है, डीसी कहलाती है। इसे सेल, बैटरी, जनरेटर, डीसी जनरेटर, डायनेमो आदि से प्राप्त किया जाता है। वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ नियत रहता है, डीसी कहलाती है। इसे सेल, बैटरी, जनरेटर, डायनेमो आदि से, डीसी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार की तरंग से परिचित हो गए। इस प्रकार से डायग्राम दिखा देते हैं कि डीसी करंट का मान, डीसी वोल्टेज का मान, चाहे टाइम कुछ भी हो, ये टाइम की रेखा है, समय के साथ साथ हमेशा कभी बदलता नहीं, हमेशा नियत रहता है। दिशा नियत रहती है, डायरेक्शन यही चलती रहेगी। इसमें डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रॉन की है। अगर इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात की जाए तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी इस प्रकार से चलेगी, प्लस से माइनस की ओर, नियत रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन एसी थोड़ा गड़बड़ करती है। तो लिखो एसी धारा। लिखो वह धारा जिसका मान और दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर बदलता रहता है। वह धारा जिसका मान व दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर बदलता रहता है, डीसी कहलाती है, सॉरी एसी कहलाती है। वह धारा जिसका मान व दिशा एक निश्चित समय अंतराल पर बदलता रहता है, क्या कहलाती है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। अब यहाँ पे देखोगे
तो कंफ्यूजन सा दे दिया कि एक तीर का निशान इधर भी है, एक तीर का निशान इधर भी है। ठीक है, कम समझ में आता है, अभी दिखाऊंगा मैं क्या है एसी क्या है डीसी। तो इसकी जो वेव की बात की जाए तो इस प्रकार से तरंग एक प्रचलन है जिसको हम साइन वेव कहते हैं, और ये बताती है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। वैल्यू यानी कि यहाँ जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से वापस जीरो। फिर डायरेक्शन भी चेंज होती है। अब तक ये पॉजिटिव में चल रही थी और अगले पल ये किस में चलने लगेगी, नेगेटिव में। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। और लगातार अपनी दिशा बदलती रहेगी। इस प्रकार से चलने वाली धारा जो मान और दिशा बदलती रहती है एसी है, और जो नियत रहती है वो डीसी है। तो लिखो, एसी धारा हमें अल्टरनेटर से प्राप्त होती है। एसी धारा हमें किससे प्राप्त होती है, अल्टरनेटर से। ठीक है, अब ये एसी डीसी चलती कैसे है तो उसके लिए एक चल चित्र है, उसको थोड़ा देखिएगा, आपको पता लगेगा। क्या है कि फायदा है टेक्नोलॉजी का, हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की करंट है। ये डायग्राम मैंने आपको कल भी दिखाया था, तो आज देखिए ये चल रही है डायरेक्ट करंट डीसी। ठीक है, शायद हो सकता है कम दिखे क्योंकि जूम करने पे रुक जाएगा। डायरेक्ट करंट है, लगातार इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गतिमान है। इस प्रकार से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। धीरे क्यों चल रहे हैं, प्रतिरोध ज्यादा होगा क्या पता। तेज चलते तो प्रतिरोध कम होता, ज्यादा चलते ज्यादा धारा। आराम से डायरेक्ट करंट है, वो एक दिशा में निरंतर लगातार चलती जाए। ठीक है, इसके प्रतिरूप में एसी कैसे चलती है तो देखते हैं। ये रही एसी। अब ध्यान से देखो अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलती है, गौर से देखना। थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस दिशा में, अगले पल इस दिशा में, फिर से इस दिशा में, फिर से इस दिशा में। थोड़ी देर देखिए, 2 4 5 सेकंड। देख लिया। ठीक है, अब एसी करंट जो है वो थोड़ी देर के लिए इस दिशा में, थोड़ी देर मतलब इसका जो दिशा, दिशा जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। वैल्यू चेंज होना दिशा के साथ साथ वो हम आगे एसी थ्योरी पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल आप डायरेक्शन के आधार पर, क्योंकि डीसी की डायरेक्शन नहीं चेंज होती। कुछ डीसी ऐसी भी है जैसे कि डीसी जनरेटर से मिलने वाले डीसी, उसकी वैल्यू चेंज होती है। पल्सेटिंग डीसी नाम सुना होगा, उसकी वैल्यू चेंज होती है लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होती। डीसी की सबसे बड़ी खास बात है दिशा नहीं बदलती, पोलरिटी चेंज नहीं होती। एसी की खास बात क्या है, उसकी दिशा ही बदल जाती है। एक टर्मिनल जो थोड़ी देर पहले प्लस था, अगले पल वो माइनस, अगले पल वो प्लस, प्लस माइनस ये। लेकिन डीसी सोर्स यदि बैटरी लूंगा तो एक टर्मिनल माइनस है तो जिंदगी भर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। प्लस वाला जिंदगी भर क्या रहेगा, प्लस। लेकिन एसी सोर्स ऐसे नहीं होते, टर्मिनल बारी बारी से अपनी पोलरिटी चेंज करते हैं। तो ऐसी धारा वो जिसके मान और दिशा में लगातार परिवर्तन है। तो शायद चलचित्र से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो हमारे पास दो तरह की धाराएं, ये डायग्राम आप तैयार कर लेना। लगाइए नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ करंट। क्या हम लोग धारा देख सकते हैं क्या, हम जल धारा देख सकते हैं लेकिन हम विद्युत धारा को बहते हुए देख नहीं सकते। जल धारा हमें चलती हुई नजर आ जाएगा, पानी लीक हो रहा है सब दिख जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तारों में जा रही है, हमें नजर नहीं आ रही। अब नजर नहीं आ रही तो फिर भी महसूस होता है। महसूस कैसे होता है, इफेक्ट से। तार है उसमें करंट जा रही है, यदि हम हाथ लगाएंगे हमें क्या लगेगा, झटका लगेगा, आघात लगेगा। ये भी विद्युत धारा का एक प्रभाव है। किसी तार में धारा जा रही है, हीटर के अंदर धारा जा रही है, हीटर की तार लाल गर्म होगी, हीटर की तार एकदम से लाल गर्म, ये भी धारा का क्या है, प्रभाव है। किसी मोटर में हमने धारा प्रदान की, मोटर घूमने लगी, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, चुंबकीय क्षेत्र बन गया, ये भी धारा का एक प्रभाव है। किसी रासायनिक पदार्थ के अंदर धारा प्रदान की, रासायनिक अभिक्रिया शुरू होगी, पदार्थ अपने अपने अवयवों में विभाजित हो गया, ये भी विद्युत धारा का एक प्रभाव है। और भी बहुत कुछ किया, किरणें निकल गई, किरण प्रभाव आ गया। ठीक है ना, तो कुल मिला के विद्युत धारा के आपके 6 प्रभाव होते हैं, उनका हमने अध्ययन करना है। तो लगाओ हेडिंग विद्युत धारा के प्रभाव, लिखो इसमें विद्युत धारा के कुल 6 प्रभाव पाए जाते हैं। कुल 6 प्रभाव पाए जाते हैं। फिलहाल एक एक नाम लिख लो खाली उनका, बताता रहूंगा, सुनाता रहूंगा, लिखते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है ना, अभी फिलहाल क्या है, नाम क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आगे इन सभी का हमने अध्ययन करना है। इनमें से कुछ का अध्ययन तो हमें बहुत ही डीपली करना है, उसके बिना तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी अनकंप्लीट है, ध्यान रखना। तो लिखिए नंबर 1, पहला प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का प्रभाव की बात की जाए तो, सॉरी, पहला प्रभाव में ऊष्मीय मत लिखिए, चुंबकीय लिखिए। विद्युत धारा का पहला प्रभाव लिख लीजिए आप। वैसे तो कोई मैटर नहीं करता कि पहले पे कौन दूसरे पे कौन, लेकिन ठीक है, हमारा डायग्राम जो है उस हिसाब से व्यवस्थित है। तो सबसे पहला प्रभाव है कौन सा आपका, चुंबकीय प्रभाव। लिखना नहीं है कुछ भी इसके अंदर, सिर्फ सुनते रहिएगा और अपने नोट्स जो है वो तैयार करते रहिएगा। ठीक है, सॉरी, लिख भी लीजिएगा आप लोग थोड़ा बहुत। इसका विस्तृत अध्ययन हमने पूरे टॉपिक में करना ही करना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वो प्रभाव है कि क्या कहता है कि किसी कंडक्टर में, किसी चालक में यदि आप धारा प्रवाहित करवाते हो, कोई चालक है आपके पास, यदि उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी धारा का प्रवाह करवाते हो, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है।
इसके चारों ओर क्या बनता है? एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, बी का निर्माण होता है। आगे जब चुंबक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। धारा का ये प्रभाव क्या कहलाता है? चुंबकीय है। इस प्रभाव पर काम करने वाले यंत्र आपके सामने दे रखे हैं। ये विद्युत घंटी है, ये भी विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर काम करती है? चुंबकीय पर। ये मोटर है, ये भी चुंबकीय पर। ये आपका, हाँ अब यहाँ गड़बड़ है, ये इधर वाला हिस्सा नहीं है, ये तो इंजन है, मैकेनिकल पार्ट। ये इधर लगा हुआ अल्टरनेटर भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ये ट्रांसफार्मर लगा, ये भी चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। तो चुंबकीय प्रभाव के खोजकर्ता थे हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ऑरस्टेड का नियम आगे पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लिखिए नंबर 2, धारा के प्रभाव में ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ऊष्मीय, हीटिंग इफेक्ट। कौन सा प्रभाव पढ़ रहे हैं? दूसरा, ऊष्मीय प्रभाव। अब ऊष्मीय प्रभाव क्या चीज है? जूल ने इसकी खोज की थी, जेम्स प्रिस्कोट। जूल, जूल का नियम आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब ये प्रभाव है क्या? बहुत ही आसान है कि जब भी किसी चालक में से, तार में से धारा प्रवाहित की जाती है, वो धारा का विरोध करता है। विरोध करेगा तो वो गर्म हो जाता है। जब भी किसी चालक में से धारा देंगे, धारा को रोकेगा, रोकेगा, विरोध करेगा, गर्म हो जाएगा। तो ये ऊष्मीय प्रभाव हो गया। अब इस ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाले उपकरण आपके देख लो, फ्यूज हो गया, ये हीटर का हीटिंग एलिमेंट हीटर हो गए, लैंप हो गया, प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, पानी गर्म करने वाली इलेक्ट्रिक केतली होगी, हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाला। तो ये सभी के सभी उपकरण, टोस्टर भी आते हैं लगे इलेक्ट्रिकल के, ठीक है ना। उसके बाद में बहुत सारे और भी उपकरण तरह तरह के हैं जो हीट डेवलप करते हैं। पानी गर्म करने वाला गीजर है, पानी गर्म करने वाली रॉड है जिसको हम इमर्सन हीटिंग रॉड बोलते हैं। ये सब के सब जितने भी इक्विपमेंट जो हीट डेवलप करते हैं, ये धारा के कौन से प्रभाव पर काम करते हैं? ऊष्मीय पर। देखिए नेक्स्ट, तीसरा प्रभाव विद्युत धारा का, रासायनिक प्रभाव। तीसरा प्रभाव कौन सा है? रासायनिक, यानी कि केमिकल इफेक्ट। क्या चीज है रासायनिक प्रभाव? तो सुनिएगा कि जब भी किसी एसिडिक या अल्केलाइन, अम्लीय या क्षारीय, एसिडिक या अल्केलाइन विलयन के अंदर, घोल के अंदर, लुगदी के अंदर, जेली के अंदर हम धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो उस विलयन के अंदर जो भी चीजें घुली हुई है वो अलग अलग हो जाती है, वो पृथक हो जाती है। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव। इसको विस्तृत रूप से समझाऊंगा आपको जब मैं आपको केमिकल सेल करवाऊंगा, तो आराम से एक कॉन्सेप्ट इसका हम हल करेंगे। फिलहाल जल्दी जल्दी में इनको जानकारी लेनी है, वो हमें लेनी जरूरी है। इसका प्रयोग बहुत है भी। इसका प्रयोग से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले चम्मच पे चांदी की परत चढ़ा रहे थे, है ना, तो वो भी इसका प्रभाव है। कैपेसिटर का निर्माण किया जा सकता है, सेलों का निर्माण इस प्रभाव से होता है। तो रासायनिक प्रभाव वो प्रभाव है जिसकी बदौलत हमें केमिकल सेल मिल गया। हम एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिस्प्लेस कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, कैपेसिटर बना सकते हैं। बहुत ही छोटे आकार के, उच्च क्षमता के कैपेसिटरों का निर्माण इसी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की बदौलत संभव हुआ है। तो ये तीन प्रभाव शुरू के लिखाए गए, ये तीन प्रभाव, चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक, धारा के सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। ध्यान, इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इस समय जहां आप बैठे हो, इस जगह इन तीनों ही प्रभावों का उपयोग हो रहा होगा। सर्दी का मौसम है, हो सकता है आप हीटर लगा के बैठे हो, जेब में आपके मोबाइल है, मोबाइल में आपकी बैटरी है, जेब में छोड़ो इस समय तो मोबाइल आपके सामने पड़ा है, ठीक है ना। उसके अलावा चुंबकीय प्रभाव, तो जहां तार में धारा, हर तार के चारों तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये तीन प्रभाव जो हैं, रासायनिक, ऊष्मीय, चुंबकीय, क्रम बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है, या तीन होने चाहिए। ये धारा के मुख्य प्रभावों की श्रेणी में आते हैं भी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले चौथे प्रभाव की ओर। तो हेडिंग लगा लो, गैस आयनीकरण। क्या नाम है? गैस आयनीकरण। अब ये गैस आयनीकरण प्रभाव क्या है, थोड़ा सा इसको समझाऊंगा क्योंकि इसको हमने बहुत आगे पढ़ना है। लास्ट के टॉपिक कुछ आएंगे आपके लैंप, तब मैं पढ़ाऊंगा। प्रभाव है कि जब एक विसर्जन नलिका, एक नलिका है कांच की बनी हुई, डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से इसको जाना जाता है, इसके सिरों पर यदि हम एसी धारा प्रदान कर दें जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और वोल्टेज का मान भी काफी क्या हो, ज्यादा हो, और इसके अंदर कोई एक्टिव गैस भर दें, इसके अंदर क्या भर दें? कोई एक्टिव गैस भर दें, तो जितने भी एक्टिव गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है ना, जो पार्टिकल हैं ये आवेशित हो जाते हैं, ये बन जाते हैं आयन। कोई पॉजिटिव बन जाएगा तो कोई इनमें से नेगेटिव बन जाएगा। तो इसके अंदर खूब सारे पॉजिटिव और खूब सारे क्या बनेंगे? नेगेटिव आयन बन जाएंगे। किसकी वजह से? धारा की वजह से। यानी कि धारा गैसों का आयनीकरण कर देती है। अब ये नली के अंदर आयन बन गए, प्लस और माइनस, और अंदर प्लस और माइनस है तो जाहिर सी बात आपस में टकराएंगे। कोई विरोध, किसी को दूर फेंकेगा तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे आकर्षित हुए वो टकराए, उनके टकराने से ये जितने भी लैंप नजर आ रहे हैं सभी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इसका उपयोग देख सकते हो, आपके लैंपों में प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं। ये था चौथा प्रभाव। चलते हैं पांचवें प्रभाव की ओर। विद्युत धारा का पांचवा प्रभाव है आपका किरण प्रभाव। कौन सा? किरण प्रभाव, रे इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। सिंपल सा
फॉर्मेट तो नहीं है, काफी जटिल प्रोसेस है किरण प्रभाव उत्पन्न करने से, किरणें उत्पन्न करने से। ये प्रभाव क्या है, कहते हैं किसी निर्वात नलिका वैक्यूम ट्यूब के अंदर यदि आप हाई फ्रीक्वेंसी की और हाई वोल्टेज की सप्लाई प्रदान करोगे तो उस निर्वात नलिका में विशेष प्रकार की किरणें निकलने लगती है। उन किरणों में से एक किरण है आपकी एक्सरे। कौन सी किरण है? एक्सरे। नाम सुना होगा एक्सरे। एक्सरे मतलब हड्डियों की सेल्फी लेने के लिए, ठीक है ना। हड्डियों का छाया चित्र, कोई टूट फूट गया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गए तो हड्डियों का चित्र कहां से टूटा, कितना टूटा, उसको देखने के लिए इस किरण का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हमारी ट्रेड के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये प्रभाव बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। लेकिन ये प्रभाव इलेक्ट्रिकल का, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। ये कौन से क्षेत्र में काम में आता है? ये चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है ना। हमारे क्षेत्र में इसका कोई उपयोग नहीं है। एक्सरे किरणें उत्पन्न होती है धारा से, और भी तरह तरह की किरणें उत्पन्न होती है। खाली धारा फ्रीक्वेंसी से नहीं हो पाती, इसके लिए आपको कुछ मशीनें चाहिएगी, कुछ उन्नत किस्म की मशीनें बनानी पड़ेगी, कुछ मटेरियल चाहिएंगे ऐसे जो उन किरणों को बढ़ाने में मदद कर सके। रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। एक्सरे वगैरह करवाया होगा सारा शौक ऐसा कोई, ठीक है ना। करवाओगे कभी जिंदगी में कि नहीं करवाते? बच के रहना, टूट फूट ना आ जाए, ना ही जरूरत पड़े किसी को, मैं तो यही दुआ करूंगा। लेकिन अगर किसी का एक्सरे हो रहा है तो उस कमरे में सिर्फ उसी व्यक्ति को जाने दिया जाता है, ठीक है ना। वो जो एक्सरे लेने वाला है वो भी वहां नहीं खड़ा होता, वो भी सामने कमरे में दूर इतनी सी खिड़की के अंदर से देख के बटन दबाएगा कि हाँ भी हो गया, क्योंकि ये किरणें खतरनाक है। ध्यान से देखो, ये चीजें वो हैं जो दिखाई नहीं देती और हमारे शरीर के क्या निकल जाती है, आर पार। जिन चीजों के आर पार निकल गई वो तो फोटो में आते नहीं है, जिनके नहीं निकल पाई वो टूटी हड्डियां इसके अंदर आ जाती है। तो ये था विद्युत धारा का पांचवा प्रभाव, जिसका नाम था किरण प्रभाव। किरण कौन सी निकली? एक्सरे किरणें, और भी बहुत सारी निकल सकती है। तो 5 प्रभाव टोटल है। उसके बाद में एक और प्रभाव मैंने सबसे पहले बताया था आपको, तार को छुओगे तो क्या लगेगा? झटका लगेगा। तो विद्युत धारा का अंतिम प्रभाव कौन सा प्रभाव? अंतिम प्रभाव हम कह सकते हैं छठा प्रभाव, आघात लगना। कि जब भी कोई सजीव पड़ा होगा, कितनी वोल्ट, 90 वोल्ट की वोल्टेज के संपर्क में आता है तो उसके अंदर से धारा प्रवाहित होने लग जाती है और उसको झटका लगता है, बाल बुल खड़े हो जाते हैं, खड़े छोड़ो बाल जल भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है सबसे खतरनाक कंडीशन है, इससे हमें बचना है, इससे बचाव करना है। इसके लिए आपको सुरक्षात्मक सावधानियों का पता होना चाहिए। यदि आपके पास इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की कोई बुक है, होगी आपके पास क्योंकि आप इस ट्रेड से जुड़े हुए हो, तो उस बुक के अंदर आपने सेफ्टी के बारे में पढ़ना है, सुरक्षात्मक सावधानियां, किस प्रकार से आप मशीनों की सुरक्षा कर सकते हो और मशीनों से पहले खुद की सुरक्षा कैसे करना है उसको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें उसके अंदर दी हुई है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आप खुद सेल्फ करिएगा क्योंकि हमें बहुत बड़े बड़े टॉपिकों का अध्ययन करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये था विद्युत धारा का छठा प्रभाव, जिसका नाम था आघात लगना या इलेक्ट्रिक शॉक। तो कुल मिला के धारा के कितने प्रभाव हो गए? 6 प्रभाव। अब हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है चालक, अचालक और अर्धचालक। टॉपिक का नाम क्या है? आपके सामने चित्र है, तो चित्र के सामने मैं नाम लिख देता हूं, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक मतलब कंडक्टर, अचालक मतलब इंसुलेटर और अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। बस इन 3 चीजों का अध्ययन हम करेंगे। हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, बाकी हम कल की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो लगाइए नंबर 1, चालक यानी कि कंडक्टर। देखो, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? चालक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। इनमें धारा सुगमता से, आसानी से, बहुत ही आसानी से प्रवाहित होती है। सबसे उत्तम चालक चांदी है, सबसे बढ़िया। सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया चालक कौन है? चांदी है। क्यों है? आगे चर्चा करें, ठीक है। ये बहुत बड़े लेवल के प्रश्न भी है, आरएस के अंदर भी, आईएएस के अंदर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो क्या पता नहीं आते होंगे, लेकिन किसी टाइम में पूछे गए होंगे, ठीक है ना। कि सबसे बढ़िया चालक कौन सा है? सभी के दिमाग में आता है तांबा। क्या आता है? उपयोग है, आपने देखा है, लेकिन चांदी का कभी इलेक्ट्रिसिटी में देखा नहीं है, लेकिन हम यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन सबसे उत्तम चालक यही है। उसके बाद में जिसका नंबर आता है वो आता है आपका कॉपर यानी कि तांबा। कौन आता है? तांबा आता है। तीसरे नंबर पे बात करें सबसे उत्तम चालक, तो वो आता है तीसरे नंबर पे कौन? सोना।
चौथे नंबर पर बात करें तो आता है आपका एल्यूमिनियम। ये एक टेबल है, एक सारणी है, आपको दिखाऊंगा, मैं दूंगा, प्रदान करूंगा। तो ये हमारे चालक है। चालक ऐसे हैं, ये जो लास्ट में पड़ा है ये आपका जस्ता है, जिंक, ये भी एक चालक है, ठीक है ना। लोहा भी एक चालक है। उसके बाद में बात करें, पीतल भी एक चालक है, लेड यानी कि, ठीक है ना, शीशा भी एक चालक है, टिन भी एक चालक है, ये सभी चालक है। लेकिन सबसे बढ़िया चांदी है। हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मुख्य रूप से जिस चालक का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं वो तांबा और एल्यूमिनियम है। चांदी प्रयोग कम आती है, कॉन्टैक्ट वगैरह बनाने के काम में आती है। उसके अलावा इन चालकों के प्रयोग से, दो या दो से अधिक तत्वों से प्रयोग से हम कुछ चीजें बनाते हैं। हमने मिश्र धातुओं का भी निर्माण किया, मिश्रित चीजें भी बनाई है, वो भी बढ़िया चालक कहलाते हैं। जैसे कि एक धातु है नाइक्रोम, क्या है, नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग हम क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं, ठीक है ना। अब उसी के जैसी एक धातु है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग हम फिलामेंट बनाने में करते हैं। इस प्रकार से लेड और टिन को दोनों को मिला के हम सोल्डर वायर बनाते हैं। सोल्डरिंग वायर, सोल्डरिंग करने के लिए तार का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज वायर का निर्माण भी लेड और टीन से किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत तरह के कंडक्टर हमारे पास उपलब्ध हैं। भी तो ये टॉपिक आपने पढ़ना है आराम से, इसके नोट्स एक्स्ट्रा तैयार करने हैं। सबसे उत्तम चालक मैंने बता दिया। मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको एक बार बता रहा हूं, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है जितने की आगे आने वाले हैं। उनमें मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं और भी बहुत सारी मशीनों को समझना है, तो इनमें मैं टाइम थोड़ा सा कम दूंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया चालक चांदी हो गया, और चालक वो है जिसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे, या जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। तो ये हमारे मुख्य चालक हो गए। लिखो मुख्य चालक प्राय, मुख्य चालक प्राय चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक यानी कि जस्ता, लेड, टिन, पीतल। आराम से वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हो। लेड, टिन, ठीक है, ब्रास यानी कि पीतल, पारा, नाइक्रोम, मैग्नीन, यूरेका आदि हैं। तो ये हमारे मुख्य चालक हैं। अब इनमें से कुछ के प्रश्न बनते हैं। टंगस्टन एक नाम और लिख लीजिएगा, टंगस्टन तो जरूरी है अभी। लैंपों के फिलामेंट टंगस्टन के, हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के। नाइक्रोम पूछ ले क्या है, तो मिश्र धातु। किन दो धातुओं के एक अनुपात, निश्चित अनुपात से तैयार की जाती है, तो निकिल और क्रोमियम। 80% निकिल, 20% क्रोमियम, निकिल बन गया। मैग्नीन बनाई जाएगी, मैग्नीन में 84% कॉपर होगा, 12% मैग्नीज, 4% निकिल यदि मिला देंगे तो नई धातु मैग्नीज रेजिस्टेंस बनाने के काम में आएगा। इसी प्रकार यूरेका है। तो बहुत सारी हमारे पास धातु है, अलग अलग इनका उपयोग है। धातु यानी कि चालक, अप्रोक्सीमेट जो चालक है वो धातु है, ठीक है ना, और उनके उपयोग आपने जरूर देखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चालक। नेक्स्ट पढ़ते हैं अचालक या अर्धचालक या कुचालक। इंसुलेटर भी बोलते हैं, बैड कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी इसके नाम है। तो हेडिंग लगाओ अचालक। देखो, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो नगण्य यानी कि न के बराबर हो, अचालक या कुचालक कहलाते हैं। अचालक कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास होते ही नहीं है। देखो, ये धारा प्रवाह में उच्च अवरोध प्रस्तुत करते हैं। ये धारा प्रवाह में उच्च अवरोध प्रस्तुत करते हैं, यानी कि धारा के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करते हैं, वो भी ज्यादा, ठीक है। यानी कि आसानी से इनमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। लिखो, अचालकों के पास दो विशेष गुण पाए जाते हैं। दो गुण होने चाहिए। अचालकों के पास दो विशेष गुण पाए जाते हैं। एक तो होता है इनका उच्च प्रतिरोध, एक होता है उच्च प्रतिरोध, और दूसरी चीज इनके पास होता है उच्च पराविद्युत सामर्थ्य। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, इस परावैद्युत सामर्थ्य को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये दो विशेष गुण हैं जो केवल और केवल किसके पास, चालक के पास नहीं होते, ठीक है ना। किसके पास होते हैं, अचालकों के पास। एक उच्च प्रतिरोध होता है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब प्रतिरोध हाई होगा तभी धारा को रोक पाएगा, ठीक है ना। चालकों का प्रतिरोध कम, अचालकों का प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब बात करें इस टॉपिक की, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आता है। तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लिखेंगे इसके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
लिखो अचालक पदार्थों की वोल्टेज सहन सीमा। अचालक पदार्थों की वोल्टेज सहन सीमा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अचालक पदार्थों की वोल्टेज सहन सीमा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। इसे किलो वोल्ट प्रति mm, इसे किलो वोल्ट प्रति mm में मापा जाता है। इसे किलो वोल्ट, किलो मतलब 1000 वोल्ट के आंकड़े के हिसाब से इसको प्रति mm मोटाई के हिसाब से मापा जाता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसी अचालक पदार्थ का आपने एक टुकड़ा लेना है जिसकी मोटाई होनी चाहिए 1 mm। कितने mm? 1 mm मोटाई का एक अचालक पदार्थ का, कोई भी अचालक पदार्थ XYZ का एक टुकड़ा लेना है, 1 mm मोटाई का होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसके सिरों पर यहां इस प्रकार से वोल्टेज आरोपित करनी है। इसके सिरों पर यहां क्या आरोपित करनी है, हमने वोल्टेज आरोपित करनी है। और वो वोल्टेज नॉर्मली नहीं, वो वोल्ट होगी किसमें भी, किलो वोल्ट में। किसमें होगी, किलो वोल्ट में। अब ये जो वोल्टेज इसके सिरों पर आरोपित किए गए, इसके मान को धीरे धीरे बढ़ाना है और ये देखना है कि कब तक ये वोल्टेज को सहन कर सकता है। ठीक है ना। वोल्टेज हमने मान लेते हैं इस पर 1 किलो वोल्ट दी, इसने सहन कर लिया। मैंने वोल्टेज बढ़ा के 2 किलो वोल्ट कर दी, सहन कर लिया। 5 कर दी, सहन कर लिया। 15 कर दी, सहन कर लिया। लेकिन जैसे ही 16 किलो वोल्ट की इसके बीच में स्पार्किंग हुई और ये यहां से पंचर हो गया। पंचर केवल मोटरसाइकिल के टायर या साइकिल के टायर या टायर ट्यूब ही नहीं होते हैं, इंसुलेटर भी ब्रेक डाउन होता है, जिसको इंसुलेशन पंचर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पंचर हो गया यहाँ से। जैसे ही यहाँ से पंचर हुआ, स्पार्किंग हुई, और किस वोल्टेज पर हुआ, 16 किलो वोल्ट पर। तो उससे थोड़ी सी कम मान लो, 15 मान लो। 15 किलो वोल्ट ये सहन कर गया ना। तो जितनी वोल्टेज ये सहन कर सकता है, ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। और कितनी मोटाई का है, केवल 1 mm मोटा। 1 mm कितना, हमारे अंगूठे के नाखून से भी थोड़ा सा मोटा कह सकते हो, इतना। 18 गेज नाम सुना है, 18 SWG, वो 18 गेज अप्रोक्सीमेट 1 mm मोटाई का होता है। तो उतने मोटा यदि कोई टुकड़ा ले अचालक पदार्थ का, तो वो जितनी वोल्टेज सहन करेगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मात्रक याद रखना। और कुछ पदार्थों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको मैं लिखवाऊंगा, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो लिखिएगा, लिखो अभ्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अभ्रक यानी कि माइका, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 20 किलो वोल्ट प्रति। अब मैं मात्रक जो है वो मैं ऊपर लिख देता हूं, मात्रक फिक्स मान लेना, किलो वोल्ट प्रति mm। 20 से 60, अभ्रक की कितनी है, 20 से 60 किलो वोल्ट प्रति mm है। तो अभ्रक एक पदार्थ है अचालक, अभी मैंने दिखाया था आपको। अचालक पदार्थों की बात करें तो यहाँ पर ये चालक से तो परिचित ही हो, तांबा सोना चांदी हमने सब देख लिया। ये आपका पीवीसी है, ये आपकी बैकेलाइट की शीट है, ये आपका अभ्रक है। अभ्रक प्रेस के हीटिंग एलिमेंट के ऊपर नीचे वो पारदर्शी सा पदार्थ, ये वार्निश है, ये भी है। ठीक है ना। तो अभ्रक नेचुरली प्रकृति में पाए जाने वाला एक अचालक पदार्थ है। और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में लिखो शुष्क हवा। शुष्क हवा, शुष्क हवा की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वो होती है आपकी 1 से 3, 1 से 3, मात्र 1 से 3 किलोवाट प्रति mm होती है। उसके बाद में बात करेंगे बैकेलाइट की। बैकेलाइट की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, वो होती है 17 से 21 किलोवाट प्रति mm। तो ये 2-3 पदार्थ है, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी टेबल है, जितने भी अचालक पदार्थ 60 है, उन सबकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। सारा का लिखने का औचित्य नहीं है, क्योंकि आपको हिंट दे दिया कि आपने क्या पढ़ना है। आप ये पढ़ो, अपने नोट्स तैयार करो, जितनी तैयारी दिन रात कर सकते हो। 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास अपने लगाएंगे, धीरे धीरे टाइम बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना। मैं एक हिंट दे रहा हूं और आपने उस हिंट को लेकर, उस चीज को लेकर और पुख्ता तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास वक्त है अभी। यहां से पढ़ने के बाद में खाना खुना खा लिया होगा, शायद खाओगे भी, तो भी जो वक्त मिलेगा एक्स्ट्रा आपके पास, 1.5 घंटा मान लें हम डेली पढ़ते हैं यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेट 22.5 घंटे मिलते हैं आपको। बचते कितने हैं, 22.5 घंटे में आप कितना पढ़ सकते हो, सोचो। 1.5 घंटे में मैं इतना कुछ करवा दूंगा, आप इनको डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 गुना। जितने गुना इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे, जितना इसको मल्टीप्लाई करोगे, जितना इसको बढ़ाओगे, उतना ही ज्ञान इंक्रीज होगा, सफलता के चांस उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक था, इसका नाम था अर्धचालक, सॉरी। अब तीसरा हमारा बच गया, जिसका नाम है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो नीचे दिए गए ये तीनों के तीनों पदार्थ, अब इनमें से कुछ तो देखने में एक जैसे हैं, वो अर्धचालक है अभी। तो लिखो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ना चालक ना अचालक,
क्या है ये? अर्धचालक। अब बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। ना चालकों की श्रेणी में रखा, ना चालकों की धारा प्रवाहित करवाने का प्रयास किया, नहीं गई, कंडीशन बदली, धारा चली गई। दिन में धारा प्रवाहित नहीं हुई, रात में होगी, ये तो मजाक है, ठीक है ना। अब ऐसे पदार्थ मिले जो दिन में धारा प्रवाहित नहीं होती, रात में हो रहे हैं। रात में तो चालक है, दिन में अचालक है, कई होते हैं, ठीक है। अपने अंदर कुछ मिला लेते हैं, कुछ क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। कईयों को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी अंदर जाने के बाद में बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बाहर आती है, ठीक है ना। यानी कि दिन में तो वो क्या रहते हैं, नॉर्मल अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, रात में जैसे ही कोई अशुद्धि उनके अंदर मिली, क्या बन जाते हैं, वो चालक बन जाते हैं। तो इस प्रकार के गुण रखने वाले पदार्थों को ना तो चालक कहते, ना ही अचालक कहते। किस नाम से जाना जाता है? अर्धचालक के नाम से। तो लिखो, वे पदार्थ जिनकी अंतिम परमाणविक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन हो, क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। प्रमुख अर्धचालक में है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये दो तो मुख्य हैं ही, और एक और है, वैसे तो बहुत है, कार्बन। ये 3 हमारे काम में आते हैं, इसलिए इसके बारे में लिख लिया। जर्मेनियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 32, सिलिकॉन के पास होते हैं 14, कार्बन के पास होते हैं 6। ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं, जब आप बड़े बैच, लंबे बैच लगाओगे, जैसा कि हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन बैच के अंदर 0 to 0 बैच है, यदि आप उस बैच को अटेंड करते हो तो इन सब के बारे में विस्तार से उसके अंदर बताया हुआ है। क्योंकि ये बैच हमारा शॉर्ट टर्म का क्रैश कोर्स है, तो उसके अंदर जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें में छोड़नी पड़ेगी, लेकिन महत्वपूर्ण चीजों का हम अध्ययन जरूर करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनों की संरचना की बात की जाए तो 2, 4, ठीक है, 4 क्या, सॉरी, 2, 8, 18, और अंतिम में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। उसके बाद में इसकी बात की जाए तो इसकी पहली कक्षा में 2 आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, और अंतिम में 4 आ जाते हैं। कार्बन की बात की जाए तो पहली कक्षा में 2 और अंतिम में 4। तो जिन पदार्थों की अंतिम कक्षा के अंदर केवल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो पदार्थ किस श्रेणी में आते हैं? अर्धचालकों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र मैं आपके लिए लेके आया था, यहाँ ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कोई एक जर्मेनियम। अब आपको पता नहीं है तो कुछ मर्जी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखने में जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं बता सकते जब तक परमाणु संरचना का अध्ययन नहीं करोगे। तो ये जर्मेनियम मान लेते हैं, ये आपका सी से कार्बन है, ये आपका एस आई से कौन है? सिलिकॉन है। ये 3 प्रकार के आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं। लिखो इसी के अंदर, अर्धचालक पदार्थ के गुणधर्म, अर्धचालक पदार्थों के गुणधर्म चालक व अचालकों के बीच के होते हैं। अर्धचालक पदार्थों के गुणधर्म चालक और अचालक पदार्थ के बिल्कुल सेंटर के बीच के होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। काफी कुछ हमने अध्ययन किया। इसको आप दोहराइए, दुगुणित बहुगुणित कीजिए, इसको घर जाके आराम से। वैसे तो घर पे ही बैठे होगे, हाँ, हो सकता है कुछ एक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो इसको, लेकिन जहां भी जिस भी स्थान पर हैं, तो आप बढ़िया तरीके से समय का सदुपयोग कीजिए और अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। देखो, आने वाले टाइम के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो आएंगी, ठीक है, आती रहेगी, लेकिन उनकी संख्या और बेरोजगारी की दर में बहुत बड़ा डिफरेंस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि विद्यार्थी बहुत हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वैकेंसियां कम पड़ रही है, तो इसका मतलब कंपटीशन बढ़ेगा। आपको मेहनत पहले से 2 गुना 3 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये बहुत सुनहरा मौका है कि चंडीगढ़ एएलएम के एग्जाम में सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन है और कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक ही सब्जेक्ट पे फोकस रखना है, आराम से बढ़िया तरीके से आप ये कर सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत करोगे। मेरे द्वारा दिया गया आपको 1.5 घंटा, यदि आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे दे दो इसको, मिनिमम 4 घंटे अगर और दे दो इन्हीं चीजों को, तो मेरे ख्याल से आप उस पेपर को तोड़ सकते हो अभी, और आपका जो सपना है नौकरी लगने का, वो पूरा कर सकते हो। भला ही ये चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 3 साल के लिए है, लेकिन आपकी छवि, आपका एक्सपीरियंस जब काउंट होगा, तो आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे। एक दरवाजा खुलने की देरी होती है, उसके बाद में 1000 दरवाजे आपको खुले हुए मिलेंगे, बस थोड़ा सा बल लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाऊंगा आपको मैं। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।